Hello everyone, very welcome to Exam B 50% faster preparation for competitive exam. IFSC का रिजल्ट अमेजिंग था, आरबीआई का भी अमेजिंग होगा, नबार्ड का भी होगा, सेबी का भी होगा, एफसीआई का भी होता है, सारे होंगे अगर आप सीरियसली इसी तरीके से तैयारी करो। हम कर रहे हैं 300 क्वेश्चन फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड आई एम रियली वेटिंग दैट दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियोस दे write us these kind of testimonials how exam has helped in the preparation. So जब ऐसे मैसेज हम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ जाता है. दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1. सुशील सर ने डिटेल में कवर किया. प्लीज आप देखिए, यू विल लर्न कि कितने सिंपल तरीके से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करते हैं. आज का क्वेश्चन पार्ट 18 चल रहा है. लास्ट टाइम ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एचटीएम कैटेगरी की सिक्योरिटीज के लिए कौन सी बात इनमें से करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट. कुछ लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन आई सजेस्ट कि जितने लोगों ने देखा उस लोग आपसे आंसर बहुत कम है, तो आप प्लीज प्लीज आंसर दीजिए. गलत होता है कोई बात नहीं. तो इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है. हेल्ड टिल मेच्योरिटी कैटेगरी जो सिक्योरिटीज होती हैं, देखिए उसमें पर्पस क्या है कि इन सिक्योरिटीज को अगर आपने बॉन्ड समझ लिया है तो बॉन्ड का क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट बॉन्ड के प्राइस घट या बढ़ जाते हैं. राइट. तो इसमें क्या है कि अगर वो घट या बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू घट या बढ़ रही है, तो मार्क टू मार्केट करना पड़ता है इन जर्नल. अगर आप वो बॉन्ड को सेल करने वाले हैं, अगर वो एएफएस कैटेगरी में है या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी में है. लेकिन अगर हेल्ड टू मेच्योरिटी है, आपको बेचना ही नहीं है बॉन्ड बीच में, तो आपको उसके प्राइस घटने या बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना. तो उसमें मार्क टू मार्केट करने की जरूरत नहीं है. और एसटीएम कैटेगरी का मतलब ये है कि हम उसको रखने वाले हैं जब तक वो बॉन्ड है, जब तक वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की लाइफ है. और एसटीएम सिक्योरिटीज की जो रिपोर्टिंग की जाती है, अमोर्टाइज कॉस्ट जो होती है उसी हिसाब से बैलेंस शीट में की जाती है. और ये सारी जानकारी आपको मिलती है. देखिए एसटीएम कैटेगरी की जो ये न्यूज थी 19.5% लेके जाएगी लिमिट, फिर से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था. इस पे ये डिटेल में लर्न अलोंग. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा. इस 300 क्वेश्चन में आपके 2000-3000 क्वेश्चन हो जाएंगे. आर दीज एनफ फॉर आरबीआई ग्रेड बी? नो. आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई. एग्जाम तो टफ होता ही है ना, नहीं तो फिर मजा ही क्या है. मजा ही क्या है, जब मजा तभी होता है ना जब कुछ चीज टफ होती है उसको आप पा लेते हो. जो आसानी से मिल जाती है उसमें मजा ही क्या है. तो उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा सब जो हम देते हैं बीपीडिया में. लर्न अलोंग, जीसेक के बारे में, एनडीटीएल के बारे में, एसएलआर के बारे में, और हेल्ड टू सिक्योरिटी, हेल्ड टू मेच्योरिटी क्या होती है, ये किस टाइप की सिक्योरिटीज हैं, क्लासिफिकेशन बेसिकली ये आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, कि लाइन मैंने नहीं पढ़ी इंटरेस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कई लोगों को पता है. आप जिसको नहीं पता वो पॉज करके भी पढ़ सकता है. विच कंट्रीज हैज द आरबीआई मेड एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट रुपे कार्ड विदाउट नीड फॉर ए को ब्रांडिंग? अब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपको अगर पता है तो पता है, तो इसमें आपको पता ही होना पड़ेगा. भूटान, सिंगापुर, नेपाल एंड यूएई के साथ ये एग्रीमेंट किया. RBI Monetary and the Monetary Authority of Singapore established a connection between their respective payment system, namely FPS Fast Payment System and UPI and PayNow. This linkage, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कई बार आपको एग्जाम में आ जाए कि ये FPS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है. बहुत रिसेंट है, February 23 का. That enables user of this system to make instant, cost-effective cross-border peer-to-peer payment on a reciprocal basis. आप आदान प्रदान कर सकते हैं. UPI Pay Now linkage is expected to strengthen trade, travel and remittance flow between India, Singapore. Additionally, UPI acceptance through QR code has been enabled in Bhutan, Singapore and UAE. So Indian tourists visiting these countries can use UPI apps to मेक पेमेंट ऑन द मर्चेंट साइड. आप भूटान घूमने जा रहे हैं, सिंगापुर घूमने जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आपका यूपीआई वहां भी चलने वाला है. अमेजिंग. इंडिया इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट ऑन द डिजिटल पेमेंट साइड. व्हेन वाज आरबीआई म्यूजियम इनॉग्रेटेड?
मैं एग्जाम परस्पेक्टिव से तो शायद बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट अगर आपको इंटरेस्ट है आरबीआई के बारे में जानने का तो इस म्यूजियम में सच में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और कुछ कुछ चीजें आरबीआई की वेबसाइट पर भी रखी हुई है, बताई हुई है म्यूजियम के बारे में। बट एग्जाम क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल, तो ये जो है मार्च 2019 का है। आपको जस्ट डेट पता होनी चाहिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लेते हैं। तो ये जो मॉडर्न एडवांस म्यूजियम है, द आरबीआई म्यूजियम इन कोलकाता, इनॉग्रेटेड ऑन मार्च 11 2019। कई बार ये हो सकता है कि ये कहाँ पर है, हम बॉम्बे मान के चलते हैं ये, लेकिन कोलकाता में। और पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में हुआ करता था। यस, जैसे हमारे देश की कैपिटल। आरबीआई के हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं, नहीं नहीं नहीं, आरबीआई का हेडक्वार्टर आई डोंट थिंक कलकत्ता, मतलब कलकत्ता में गवर्नर हाउस तो होता था। ये आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट में लिखिए। गवर्नर के दो हाउसेस होते थे, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में। बाद में फिर वो कॉस्ट मेजर, मतलब आरबीआई को भी लगा कि वाई टू वेस्ट दिस मच ऑफ मनी, आरबीआई कितने बार, गवर्नर कितने बार कोलकाता जाते हैं। बट ये म्यूजियम वहाँ पर है कलकत्ता, बट डेफिनेटली यूज टू बी द कैपिटल ऑफ इंडिया अर्लियर, दैट यू मस्ट बी नोइंग। ठीक है, तो इसमें जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी और रोल ऑफ द इकोनॉमी, कैसे मनी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये सब चीजें इस म्यूजियम में इंटरेक्टिव तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हुए बताई गई हैं। और इसमें आज तक 17,000 विजिटर्स ने विजिट किया हुआ है। एक्सेस रिटर्न, यह है फाइनेंस का बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। एक्सेस रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द रिटर्न ऑन बेंचमार्क इंडेक्स इज कॉल्ड। अभी आप सोच रहे हैं, कुछ लोग तो पहली बार सोच रहे होंगे ये अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, ये मैथ्स में पढ़े, साइंस में पढ़े, फिर यहाँ भी आ गए, पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। ठीक है, इट्स ओके, बट दीज आर कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। वहां पर किसी और सेंस में पढ़े होंगे, यहाँ पे किसी और सेंस में। तो अगर आपको पता है तो आंसर है बहुत सिंपल, नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपल बनाने की। इसको बोलते हैं अल्फा। तो क्या होता है कि सपोज आपका एक दोस्त है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बोलता है देखो मैं जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ पिछले 3 साल से, और मेरा एवरेज रिटर्न जो है 12% है। ठीक है, 12% है उसका, वो जो भी स्टॉक में खरीदता है बेचता है, 12% का उसका रिटर्न आ रहा है पिछले 3 साल में एवरेज। किसी में 15 आया होगा, किसी में 10 आया होगा, वट एवर। आपने बोला तो, दूसरा जो एक समझदार दोस्त और है उसने बोला तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का सपोज सेंसेक्स का रिटर्न है वो भी 12% है, तो तेरा अल्फा है 0, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इफ द बेंचमार्क इंडेक्स कैन बी एनीथिंग, मैंने बोला सेंसेक्स, निफ्टी, कुछ भी बोल लो आप, तो फिर तुम क्या स्टॉक में खरीद रहे हो और बेच रहे हो, उसको बोलोगे आप तुम क्या स्टॉक में खरीद रहे हो और बेच रहे हो जब तुम्हारा अल्फा 0 है। सिंपली इंडेक्स ही खरीद लेते। यस, यू कैन बाई इंडेक्स टुडे। ठीक है, आज की डेट में वो पॉसिबल है कि आप इंडेक्स के हिसाब से आप खरीद लो कि भाई मैं निफ्टी में एक्सपोजर ले रहा हूं, तो निफ्टी अगर साल दर साल 12% दे रहा है रिटर्न, तो आपके वो रिटर्न आ रहे हैं। क्यों इतनी मेहनत करनी है कि वो स्टॉक ढूंढेंगे कौन से अच्छे हैं, कौन से खरीदे जाएं, कौन से कब बेचे जाएं, इतना दिमाग भी उसमें लगाओ, टाइम भी लगाओ। लेकिन अगर दूसरा दोस्त है वो बोलता है मेरे रिटर्न है 15%, और एवरेज ग्रोथ जो है सेंसेक्स पे या निफ्टी पे 12% है, कोई और इंडेक्स पे, तो यहाँ पे अल्फा कितना हो गया, 3%। अल्फा इज बेसिकली जो इंडेक्स बेंचमार्क के ऊपर है वो होता है अल्फा। बेटा क्या है, बेटा बोल देता हूं, बाकी आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो इसी में बहुत टाइम लग जाएगा। वो बताते हैं वोलेटिलिटी इन रिलेशन टू द मार्केट। अगर कोई स्टॉक, मार्केट 10% गिरी, वो स्टॉक भी 10%, अच्छा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो 10%, मार्केट 10% बढ़ी, स्टॉक भी 10% बढ़ा, तो बेटा है उसका 1, परफेक्ट, मार्केट से परफेक्ट कोरिलेशन। मार्केट 10% बढ़ती है, ये स्टॉक 10% गिरता है, बेटा हो गया -1। ये बताता है कोरिलेशन कि मार्केट के हिसाब से वोलेटिलिटी क्या है। 0 बीटा मतलब कुछ फर्क ना पड़ता, मार्केट ऊपर नीचे होती रहे, ये स्टॉक तो अपना वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा। तो बेसिकली वोलेटिलिटी बेटा बताता है।
बाकी फिर बताएंगे कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आता है फेज 1 का क्वेश्चन इस टाइप का। और जो हमारे एक बुकलेट है, प्लीज देख लेना, बिकॉज मेनी ऑफ द पेड स्टूडेंट आर आल्सो वाचिंग दिस। ये सारे के सारे करेंसी, कैपिटल्स, हेरिटेज साइट्स वगैरह याद कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, इसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल, और एक जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो मिक्स टाइप है। और इंडिया ये भी आ सकता है कि 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स है इंडिया में। द फर्स्ट साइट कौन सी हुई थी इंडिया में जो लोकेट की थी यहाँ पे, जो वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुई थी, दैट वाज अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ये सब 1983 में रिकग्नाइज कर दी गई थी। और जो लेटेस्ट है, जो सबसे लास्ट में भी करी है, वो है धोलावीरा साइट जो है 2021 में, ये लेटेस्ट है। अब कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। महाराष्ट्र में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाईएस्ट अमंग द इंडियन स्टेट एंड यूटीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स वो हैं 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अजंता एलोरा के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई का स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको बिल्डिंग ऑफ द साउथ मुंबई। पी नोट्स, ये न्यूज बहुत लेटेस्ट है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अप्रैल की है। पी नोट इन्वेस्टमेंट हिट्स 4-month हाई वैल्यू ऑफ 95,000 करोड़ इन अप्रैल। व्हाट डज पी नोट स्टैंड फॉर? होता क्या है ये पी नोट? मैं कंफ्यूजन के लिए नहीं पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे मुंह से सुन के कई बार दिमाग में आपके वो घंटी बज जाए दिमाग में, गलत घंटी नहीं बजनी चाहिए। तो पी नोट होते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट। इसके माध्यम से ये जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। बेसिकली जो FII इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन, वो इसमें पी नोट के माध्यम से काफी आता है। और बीपीडिया नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर से आप गलती कर रहे हैं। ये देखिए, जब हमने न्यूज कवर करी तो वहां पर ये बताया पी नोट क्या है। ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, हेज फंड यूज करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए सेबी के माध्यम से। जो और सेबी जो है कई बार बोलता भी है कि हमको पता लगना चाहिए, बट फिर भी हमने अलाउ किया हुआ जिससे कि हमारे यहाँ फॉरेन फंड आते रहें। इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग थ्रू पी नोट्स आर कंसिडर्ड एज ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑफशोर डेरिवेटिव, बाहर से जो है डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी हमने यहाँ पे फिर से आपको बता दिया है। तो ऐसी चीजें पढ़ने से आपका रिकैप होता रहता है। Which of the following is not a quantitative tool of RBI monetary policy? Qualitative tool, quantitative tool। तो कौन सा क्वांटिटेटिव टूल नहीं है? CRR, SLR, OMO, बैंक रेट। क्वांटिटेटिव मतलब जो डेटा ड्रिवन है। हमने आरबीआई ने CRR बढ़ा दिया तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। SLR बढ़ा दिया, आरबीआई के पास ज्यादा आ जाएगा। आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो पैसा मार्केट में महंगा हो गया। तो ये सब चीजें हैं क्वांटिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव क्या है? आरबीआई के गवर्नर ने कुछ स्पीच दी और ये बोला, हमको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ने वाला है। बस इतना ही बोलना है। लोग सोचेंगे कुछ होएगा, आरबीआई को अभी कुछ किया नहीं है। या आरबीआई को लगता है कि हम कुछ मॉरल सुएसन, एक वर्ड यूज करते हैं, बैंकों की मीटिंग बुलाए, हमें लगता है आप लोग बहुत ज्यादा रिस्की लेंडिंग कर रहे हो मार्केट में, थोड़ा ध्यान रखो। मॉरल सुएसन, ये हो गए क्वालिटेटिव। तो यहां पर आंसर कौन सा हुआ? ये सारे के सारे आ गए क्वांटिटेटिव। तो आपका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव आर क्वालिटेटिव टूल्स।
करेंसी ऑफ इजिप्ट, बताइए, मुश्किल नहीं है, आप अपना आंसर मार्क कर लो, चलो बता दो। और क्यों पूछा ये प्रश्न मैंने, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले ही इजिप्ट की यात्रा करके आए हैं। बड़ा बड़ा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, तो भाई उसके आजू बाजू भी कुछ पता होना चाहिए ना, इजिप्ट की कैपिटल कहाँ है, इजिप्ट की करेंसी कहाँ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये तो याद रहेगा कि मोदी जी का फोटो तो देखा था गीजा के पिरामिड के पास, लेकिन क्या उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद किया था इस तरीके से? प्राइम मिनिस्टर है वहां के मुस्तफा मैडबोगली, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, क्योंकि मैं तो टीवी न्यूज़ आजकल देख नहीं पाता हूँ, तो मैं तो पढ़ के ही काम चला लेता हूँ, बट आपको अगर देखते तो शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। बट ऐसी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करेंसी के, कैपिटल्स के भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक इज नॉट ट्रू? DSIB, काफी आती है इस पे न्यूज, रिसेंटली आई थी, बट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो RBI ने अनाउंस किए ये, और 3 है इंडिया में, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। The indicators that are used for assessment are size, interconnectedness, sustainability, substitutability and complexity. तो इसमें एक्चुअली अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, DSIB क्या है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं जो टू बिग टू फेल की कैटेगरी में हो जाते हैं, बहुत बड़े हैं, जैसे 3 है अपने यहाँ, SBI, ICICI एंड FGSC बैंक, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड इतने ज़्यादा हैं, अगर सपोज इनमें से एक बैंक फेल हुआ तो इसके साथ में और छोटे बैंक निकल जाएंगे गई, क्योंकि इंटर बैंक एक्सपोजर होता है, लोन मल्टीपल साथ में किए होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, चेक ड्रॉन होते हैं। तो ऐसे बड़े बैंकों को फेल नहीं होने देना है, नहीं तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा, इसलिए ये जो है कहलाते हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कोई रेगुलेटरी रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि रेगुलेटरी टाइटनिंग है, एडिशनल उनको रखना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर एडिशनल रखना है, क्योंकि इनके डूबने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इनको डूबने ना दिया जाए। तो इन बैंकों को बोला तुम अपना एडिशनल कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखो। तो ये आपको आसानी से पकड़ में आ जाना चाहिए था ऑप्शन देख के। और जो फॉरेन बैंक होते हैं जिनकी ब्रांच है इंडिया में, ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, GSIB, अगर ये फुल फॉर्म पूछ लिया एग्जाम में, तो उनको भी एडिशनल टीयर 1 कैपिटल जो होती है ना, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, उनको भी रखनी पड़ती है। Which theory assumes employees are internally motivated, enjoy their job and work to better themselves? अपने इंटरनल मोटिवेशन एम्प्लॉय में है, ऐसा कौन सी थ्योरी मानती है? तो अगर आपने पढ़ी हो ये थ्योरी, और पढ़नी चाहिए, सारी की सारी थ्योरी आपको पता ही होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्योरी X, थ्योरी Y की। थ्योरी Y जो बोलती है वो बोलती है कि लोग इंटरनली मोटिवेटेड हैं। थ्योरी X क्या बोलता है? सब लोग लेजी हैं, आलसी हैं, कोई काम नहीं करना चाहता, और एम्प्लॉयर को डंडा मार मार के, डांट डांट के लोगों से काम कराना चाहिए। थ्योरी वाई बोलती है नहीं नहीं नहीं, लोग जो है मोटिवेटेड हैं, लोग काम करना चाहते हैं, पीपल आर क्रिएटिव है, वो अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मैकग्रेगर की थ्योरी है। थ्योरी जेड जिसको बोल रहे हैं हम, इज बाई, आप बताओ, ओ से नाम स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलो आप ये बताओ, GDP alone cannot symbolize the development of a country. Which of the following statements support this? मैं पढ़ूं क्या सारे स्टेटमेंट? क्या ही फायदा, अगले इसमें पढ़ लेंगे। आप ये अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करना मत भूलना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, और तभी ये जो सफलता की सीढ़ियाँ बनाई है ना हमने यहाँ पे, ये चढ़नी आपको है,
आप चाहे इसमें वीडियो देखो, चाहे आप इसमें प्रैक्टिस टेस्ट करो, चाहे इसमें हमारे नोट्स पढ़ो, कहीं और से नोट्स पढ़ो, बीपीडिया पढ़ो, लाइव क्लासेस भी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने को आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कमेंट पे। बट ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी आपको चढ़नी है, चाहे आप 23 में चढ़ो, ऊपर जाके वहाँ 23 हो जाए, 24 हो जाए, 25 हो जाए, बॉस टाइम तो लगता है। इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड ताजमहल, इट विल टेक टाइम. If you are thinking of cracking exams like RBI, SEBI, NABARD, even bank PO are not going to be a cakewalk. अगर साल भर में आप बैंक पीओ बन जाते हो, is it not a success? It's a success. But you have to practice step by step. If you like this video, please comment, write, share. बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट.